नमस्कार, न्यूज 11 के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। और हमारे साथ वो युवा नेता मौजूद हैं जो गलियों से निकलकर जिनकी आवाज प्रदेश तक पहुंची और राज्य की राजधानी में उनकी धमक हुई है। रील से रियल लाइफ में उनकी एंट्री हुई है और हार कर भी उन्होंने ये बाजी जीती है। कैसा लग रहा है हार कर भी आपने बाजी जीती? एक समय लोग बोलते थे जिस तरीके से साफ जो राजनीति में शब्द इस्तेमाल होते हैं कि जयराम महतो रील के नेता हैं, सोशल मीडिया के नेता हैं, वोट कटवा है। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम में आपने ये दिखा दिया कि भीड़ वोट में बदल सकती है। तो ये जो अंतर था भीड़ और वोट का अंतर, सीधा सवाल यही है कि इसको पाटने में कितनी मेहनत लगी और कितनी शिद्दत से आप लगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूँ। मेरी पीएचडी की पढ़ाई चल रही है और मुझे कभी मैंने सपने में, ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने प्रदेश से विधायक के लिए चुनाव लड़ूंगा, सांसद के लिए चुनाव लड़ूंगा, कभी अपने राज्य से मुख्यमंत्री का चेहरा इतनी कम उम्र में बनूंगा। ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। एक आंदोलन छिड़ा था इस राज्य में, उस आंदोलन में भाग लेने मैं भी गया था। चूंकि कोरोना का काल था, हम लोग डर के गए थे। काफी कम संख्या में युवा उपस्थित हुए थे, मात्र 50 लड़के थे। लेकिन उस कार्यक्रम में जब जो आपने कहा रील, यानी जो मेरा इंटरव्यू लिया गया और उस 19 मिनट के इंटरव्यू में मैंने जिन शब्दों को रखा और जिन भावनाओं के साथ रखा, सही में वो रील, वो वीडियो पूरे राज्य में सर्कुलेट हुआ और राज्यवासियों ने सुनने के बाद ये कहा कि भले बोल वो जयराम महतो रहा है लेकिन उसका भुक्तभोगी हम भी हैं, उस दर्द से वाकिफ हम भी हैं। 24 सालों के झारखंड में अब तक यही हुआ है। और फिर लोग मुझे सुनने लगे, लोग मुझे सुनने के लिए बुलाने लगे, कार्यक्रम होने लगे, सभाएं होने लगी। और फिर हम लोगों ने एक मानव श्रृंखला रखी जिसमें कोई पॉलिटिकल लीडर का इंटरफेयर नहीं था। हमने साफ ही कह दिया था कि कई अगर लीडर आएंगे तो भैया आपको विरोध का सामना करना होगा। इसलिए उस दिन पहली बार कि बिना किसी लीडर के झारखंड की मिट्टी में एक आंदोलन हुआ जिसमें 5 लाख की संख्या में लोग मानव श्रृंखला में 50 किलोमीटर तक शामिल हुए। उसके बाद चूंकि उस आंदोलन में हजारों युवा शामिल थे जो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन विशेष रूप से मीडिया का, तमाम लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ और फिर मैं चर्चा का विषय बना। और लगातार 2 साल में निरंतर झारखंड के तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करने लगा, झारखंड के लोगों से मिलने लगा। और मिलने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि 24 सालों में झारखंड नक्शे में अलग मिला है। हक अधिकार की अगर बात कहें तो हम कहीं नहीं है। आज झारखंड में हजारों कंपनियां हैं, हजारों आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, लेकिन उसमें झारखंड के लोग नग्न है। यानी एक औपनिवेश काल आज झारखंड में चल रहा है। वो ब्रिटिश समय था जब औपनिवेश काल चल रहा था, लेकिन झारखंड में औपनिवेश काल आज भी चल रहा है। आज भी प्रदेशों के कंपनियां, विदेशों की कंपनियां झारखंड के लोगों का जमीन कोड़ी के भाव लेती है। अभी तमाम जो बीसीसीएल है, कोयला की कंपनियां, सीसीएल हैं, ईसीएल हैं, वहां आज भी 1950 के मामले लंबित हैं, 1960-70 के मामले लंबित हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस राज्य के लोगों के साथ इतना क्रूर व्यवहार ये क्यों करते हैं। तो इसके कारण यही कि झारखंड के लोग आदिवासी तबके के लोग हैं, भोले भाले तबके के लोग हैं और उनको लगता है कि इनको आसानी से ठगा जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो 2 साल हम लोग बहुत मेहनत किए, लगातार संघर्ष किए और फिर लोगों ने ही कहा कि नहीं, आपको चुनाव में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको कदम रखना चाहिए। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों ने कहा हम लोग पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, चंदा देंगे। और मुझे केवल चुनाव लड़ने के लगभग 20-22 लाख रुपए चंदा दिया गया था जो मैंने गिरिडीह लोकसभा में खर्च किए। और मुझे ही नहीं, मेरे साथ जो मेरे साथी थे, जो मीडिया थी झारखंड राज्य की, वो अनुमान लगाती थी कि ये लड़का ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वोट लाएगा। फिर मेरी मेहनत को वो देखने लगे, उन्होंने कहा नहीं ये 1.5 लाख तक ले आएगा। फिर मैं मेहनत करता गया, उन्होंने कहा ये 2 लाख तक जाएगा। और फाइनली उन्होंने कहा कि 2 लाख से 1 वोट ज्यादा ये नहीं लेके आ रहा है। हाँ, ये फ्यूचर का लीडर है लेकिन 2 लाख से ज्यादा वोट इस बार लेके नहीं आएगा। सही बात है, एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए, उसके अलावा लोकसभा में कुछ है ही नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी और मोदी के अलावा कुछ था ही नहीं। उस भीड़ में मेरी एंट्री होती है, मैं लगातार 2 घंटा 3 घंटा भाषण देता हूं। मैं देश के मुद्दों को हटाकर झारखंड के मुद्दों को वहां रखता हूं, लोगों के बीच पलायन के मुद्दों को रखता हूं, कोयला पर मालिकियत के मुद्दों को रखता हूं, जमीन अधिग्रहण के विषयों को रखता हूं, कंपनियों के द्वारा हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्रूर जो अत्याचार हो रहा है, उन मुद्दों को मैं लगातार अपने मंचों पर रखता हूं। और केवल कह सकते हैं विचार से, केवल मेरे भाषणों से झारखंड में एक ऐसा बदलाव आता है कि केवल मुझे ही नहीं, मेरे 8 जो प्रत्याशी थे उनको सम्मानजनक वोट मिला। और हम लोग पूरे लोकसभा में 8 लोकसभा में फाइट किए, 8.5 लाख वोट लाए। और मैंने भी गिरिडीह से, ऐतिहासिक गिरिडीह के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम चुनाव था, ये मेरा 3.5 लाख वोट लेके आए। 3.5 लाख नहीं, 27.5%। चूंकि समय के साथ वोट का गिनती बढ़ता है लेकिन परसेंटेज 27.5 आज तक कभी इतिहास में कोई फर्स्ट टाइम कैंडिडेट लेके नहीं आया है। और मैंने 2 विधानसभा को लीड भी किया। मैंने डुमरी को लीड किया अभी 90,000, जबकि इंडिया और एनडीए मिला के 1,07,000 थे।
यानी एक कल का लड़का जिसको राजनीतिक कोई अनुभव नहीं था, उसने डुमरी में उनको बुरी तरह पटकनी दिया। 90,000 वोट मेरा डुमरी विधानसभा में है। गोमिया विधानसभा में 70,000 वोट लेके आया, वहां भी मैंने पटकनी दिया इंडिया और एनडीए गठबंधन को। मैं टुंडी में 60,000 वोट लाके उनके करीब था, उनका 70 के आसपास था। मैं बागमारा में और बेरमो में 50,000 के आसपास लाके बिल्कुल मैं फाइटिंग में था। सिर्फ गिरिडीह में मैं 22,000 लाके थोड़ा पिछड़ा, लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड की जनता ने हम लोगों पे एक उम्मीद जताई। उम्मीद जताने का कारण यही था कि ये शोषित वंचित जनता है। नहीं तो 29 साल का लड़का, 2 साल के राजनीतिक कैरियर और लोकसभा में फाइट करना और चुनाव जीत ही जाना, ये हमारे लिए जीत है। क्योंकि हमारी चर्चा सुन रहे अब केंद्रीय मंत्री के ऑफिस में होता है, हमारी चर्चा राज्यसभा के भीतर जब लोग चाय पीते हैं वहां होता है, हमारी चर्चा अब इसे राज्य के बाहर के जो मंत्रीगण हैं उनके मुख से होता है। तो कहीं ना कहीं ये हार कर भी हम लोग जंग को जीत चुके हैं। विधानसभा के चुनाव में हम लोग और अच्छा करेंगे। और जहां तक हमने मेहनत कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, चुनाव मेरा हुआ था 25 मई को, जिसको हम लोग गर्मी कहते हैं, एकदम जोरदार गर्मी, पारा 45 डिग्री, 44 डिग्री, 46 डिग्री। उस गर्मी में मैं कंटिन्यू 7 से 8 दिन नहीं नहाया था। 7 से 8 दिन मुझे ब्रश करने तक का मौका नहीं मिला था। मैं केवल सुबह कूला करता था और गाड़ी में ही खाना खाना, गाड़ी में ही सफर होना, और 3-3.5 घंटा से ज्यादा मैं कभी सोया ही नहीं था। बहुत मेहनत। सुबह 4 बजे 5 बजे आके सोते थे और सीधे 8 बजे केवल एक बार बाथरूम जाते थे, वहां से निकल के गाड़ी में बैठते थे और सीधे रात को फिर 4:30-5 बजे मेरा घर वापसी होता था। बहुत मेहनत किए हैं। लोगों के बीच ही लगातार रहते हैं, जैसे अभी आप लोगों के बीच हैं, हमेशा लोगों के बीच घिरे रहते हैं, लोगों के बीच ही भाषण देते हैं, मंच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उससे इतर एक सवाल है कि आप जिस इलाके की बात करते हैं पारसनाथ, जहाँ से मोक्ष का संदेश पूरी दुनिया को जाता है, शांति का संदेश जाता है, कई इलाके से लोग आते हैं, उस इलाके से अगर आप देखते हैं इन 24 सालों में राज्य को, तो राज्य किस स्थान पर आप खड़ा पाते हैं? क्योंकि आप लगातार अपने भाषणों में ये बात, ये दर्द रखते हैं, झारखंड की जो आत्मा की आवाज है। देखिए, चूंकि देश के लोग तथ्यों पे विश्वास करते हैं, देश के लोग आंकड़ों पे, डेटा पे विश्वास करते हैं, तो इसीलिए मैं हवाई बात ना करते हुए मैं डेटा की ही बात करता हूं। तमाम जो इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, उनमें आप दृष्टि डालिए, चाहे हेल्थ का इंडेक्स हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स हो या फिर आपके एजुकेशन का इंडेक्स हो, तमाम इंडेक्स में जो झारखंड है वो या तो 22वें पायदान पे है, 24वें पायदान पे है, 25वें पायदान पे है। तो ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि 24 सालों में केवल यहाँ लूटा गया है। और सवाल तब होता है कि अगर कहते हैं कि हमारे गर्भ में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है, यानी खनिज संपदा है, 40% खनिज संपदा है, 27% कोयला हम अकेले देते हैं, और मेरा जिला धनबाद देश की कोयला राजधानी है, कोडरमा देश की अभ्रक राजधानी है। हम यहीं पर दुनिया भर की कंपनियां स्थापित है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। अभी अगर 6 महीना का हम लिस्ट निकाले तो लगभग 34 से 35 प्रवासी मजदूर, कोई दुबई से, कोई कतर से, कोई मलेशिया से मौत के मुंह में वापस आया है, वो मर के वापस आया है। वो झारखंड की असली तस्वीर है। आप बिल्कुल, आप कोयला के खदानों में चले जाइए, आज आपको मिलेगा कि 1970 में मेरा जमीन का अधिग्रहण हुआ था, लेकिन आज भी ना मुआवजा दिया गया है, ना आज भी नौकरी दी गई है, बल्कि हाँ 2 पीढ़ी केस लड़ते लड़ते मर चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यवहार हमारे साथ नहीं किया था, इस देश में जब अंग्रेजों का शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो व्यवहार हमारे साथ नहीं किया था, उससे कई गुना क्रूर व्यवहार आज की कंपनियां, आज के जो अफसर ग्रेड के लोग हैं, या फिर आज जो हमारे राज्य के मिनिस्टर में बैठे लोग हैं, मंत्रालय में बैठे लोग हैं, उससे कई गुना बुरा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। उसी का परिणाम है कि ये राज्य इतना अमीर होने के बाद भी यहाँ के लोगों का सूचकांक लगातार नीचे गिर रहा है। वे लोग लगातार पलायन के शिकार हो रहे हैं, वे लगातार अपने गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, विदेशों तक चले जा रहे हैं, और कभी रेल से कटकर, कभी टावर लाइन से गिरकर, माने एक मौत के रूप में उनकी लाश एक कफन में लिपटकर प्रत्येक 15 दिन में वापस आती है झारखंड। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं आप मुआवजा लेने जाते हैं, फैक्ट्री बंदर के दफ्तर में बैठते हैं और कई बार आप आक्रामक हो जाते हैं, यहाँ तक बातें आ जाती हैं कि बातें उससे आगे तक, बात से आगे बढ़ जाए। तो क्या लगता है ये गुस्सा जो है, ये मन में जब प्रबंधन के पास आप बैठते हैं उनके हक अधिकार के, ये भी सच्चाई है कि कई सारे मुआवजों के लिए आपने सड़क पर बैठा, जमीन पर बैठा, फैक्ट्री गेट के बाहर आप बैठे, धरना दिया, तब जाकर कई लोगों को, तो इसमें क्या लगता है जब आप उनकी बातों को रखते हैं तो ये गुस्सा, क्योंकि जयराम को गुस्सा बहुत आता है। जी देखिए, पहला बात, हम लोग भी इंसान है और नहीं चाहते हैं किसी से हमारा झगड़ा हो। हम लोग भी चाहते हैं प्रेम भाव से रहें,
एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें, भाईचारे के साथ रहें। लेकिन जो वीडियो मेरा अभी वायरल हो रहा है जिसमें मैं लगा बोतल को गुस्से में पदाधिकारी के सामने टेबल पे पटक रहा हूं, एक्चुअली वहां जो मामला है उसे सुनकर हर किसी को गुस्सा आएगा, जो अन्याय के खिलाफ उसको गुस्सा आएगा। वहां 133 मजदूर काम करते हैं, वो जगह का नाम है बागमारा। वहां बीसीसीएल कोयला खनन का काम करती है। चूंकि बीसीसीएल अब टेंडर देती है कंपनियों को, तो टेंडर लेने का काम किया संजय उद्योग और खेमका कंपनी में, और वो 133 मजदूर वहां काम कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीएल ने भी पल्ला झाड़ दिया कि ये मजदूर मेरे नहीं है, और टेंडर लेने वाली कंपनी खेमका और संजय उद्योग ने भी पल्ला झाड़ दिया कि ये मजदूर मेरे नहीं है। तो मैंने वही सवाल किया कि इनको पेमेंट कौन दे रहा है, इनकी हाजिरी कौन बना रहा है, ये 6 सालों से काम कर रहे हैं, तो ये इनका हिसाब किताब कौन रख रहा है। इसका मतलब है कोई थर्ड पार्टी है, यानी कह सकते हैं कि अमानवीय और असंवैधानिक प्रथा वहां चल रही है। वहां मतलब तानाशाही का जो सीमा है वो चरम पार कर चुकी है। वहां कोई थर्ड पार्टी है जो उनको पेमेंट करती है, और एचपीसी जो वेतन होता है मजदूरों का वो हमारे उन क्षेत्रों में 32,000 के आसपास है, और लेकिन ताज्जुब होगा मजदूरों को मात्र 6,000 मिलता है। यानी बीच में उनका जो 26,000 का वेतन जा रहा है वो किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है। तो जो भी हाँ बिचौलिया, वो विधायक या सांसद हो सकता है, वो किसी कोई मंत्री हो सकता है, कोई IAS IPS हो सकता है। तो सोच के देखिए कि कितना अन्याय इस राज्य में यहाँ के राज्यवासियों के साथ हो रहा है। यदि आप अन्याय के खिलाफ हैं तो मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आपको आएगा जब आप उनके मीटिंग में बैठेंगे, जब इस विषय पे बातचीत होगी। ये तस्वीर है मेरे राज्य की। अच्छा, लगातार चुनाव में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे थे, काफिला जुड़ रहा था, ये कई बार आरोप भी लगता रहा है कि जयराम महतो के पीछे आखिर कौन खड़ा है, फाइनेंस कौन करता है, पार्टियां कौन है, बी टीम है, ए टीम है। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले बातें आई कि कहीं इंडिया गठबंधन से या एनडीए गठबंधन की बात सामने आ रही है। जल्द ही जो है ये नई तस्वीर सामने आएगी, लेकिन आपने उन सब से इधर ये बता दिया कि आप चुनाव में अकेले जाएंगे स्वतंत्र रूप से। तो ये इस तरीके की जब बातें आती हैं तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, स्वाभाविक है, भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि 8 लड़के एक साथ चुनाव लड़ते हैं एक समिति के नाम से। जयराम महतो उसका नेतृत्व करता होता है, उसका फेस होता है, और 8 लड़के 8.5 लाख वोट लेके आते हैं। उनका सिंबल नहीं था, 8 भी लोकसभा हम लोग अलग अलग सिंबल था, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पार्टी का। यानी जब 8.5 लाख वोट आता है तो जाहिर सी बात है लोगों की नींद उड़ जाती है। जब हम लोग 2 विधानसभा को लीड कर जाते हैं और लगभग 10 विधानसभा ऐसा है जहां हम लोग 50,000 के आसपास वोट लेके आते हैं, तो नींद उड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे में उनका प्रलोभन आता है, उनका ऑफर भी आता है, लेकिन हम लोग अपने स्टैंड को क्लियर करते हैं कि हम लोग विधानसभा का चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। अच्छा, लगातार ये बात भी आती है कि जयराम महतो एक दल, एक समाज, एक जात के नेता है। तो इन सब से इतर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को पूरे राज्य में, क्योंकि आप संथाल जाते हैं, आप कोल्हान जाते हैं, कोयलांचल जाते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब उन्होंने मुझे पैसों का प्रलोभन दिया, मुझे लोभ लालच के प्रलोभन दिया, जब मैं वहां नहीं घिरा गया तब उन्होंने जाति का टेग लगाने का काम किया। जबकि 8 प्रत्याशी में 2 कुर्मी के थे, बाकी 6 अदर कास्ट के थे। तो ये केवल एक प्रोपेगेंडा है मेरे आंदोलन को और मेरे प्रभाव को कम करने का, लेकिन उससे मेरा प्रभाव कम नहीं होगा। आज जिस गिरिडीह में हम आते हैं, इस विधानसभा में मेरे जो समुदाय हो पीरता प्रखंड तक ही सीमित है। इस गिरिडीह के पूरे टाउन में जहां 2 लाख वोट आते हैं, मुझे लगता है अगर कोई आके शिफ्ट होकर अगर घर बनाया हो तो अलग बात है, बाकी गिरिडीह में मूल रूप से मेरे समुदाय के लोग नगण्य है। तो ऐसा नहीं, फिर भी यहाँ जो जोरदार भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग मुझे सुन रहे थे। तो ये केवल उनका एक प्रोपेगेंडा है ताकि जनता को हमसे अलग किया जा सके। लेकिन अब जनता जान चुकी है, और मेरे प्रभाव को कम करने के लिए वे लोग भी लगातार ऐसा कर रहे हैं। जैसे कमलेश महतो जी जो मेरे समुदाय से आते हैं, कांग्रेस ने पहली बार इतिहास में झारखंड में किसी महतो नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि उनकी आबादी इस राज्य में 20% से ज्यादा, लेकिन आज तक कभी नेता नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस आंदोलन का ये प्रभाव हुआ, चूंकि हम लोग लोकल मुद्दे को उठाए तो धनबाद से ढूलू महतो नाम के शख्स को संसद का टिकट देते हैं, जबकि आज तक 70 सालों में कभी किसी लोकल को धनबाद लोकसभा से टिकट नहीं मिला था। या तो बांग्लादेश का होता था, यहीं आके बस गया है, बात अलग है, आजादी से पहले, या तो बंगाल का होता था, या वो बिहार का होता था, या उत्तर प्रदेश का। झारखंड के मूल बेटे को आज तक नहीं मिला था, वहां मेरा प्रभाव रहा। खीरू महतो जी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद बनते हैं, जबकि वो राजनीति के अंतिम पड़ाव में थे। और उसके बाद अभी ये भी चर्चा है कि हमें साधने के लिए केंद्र सरकार एक जोरदार बदलाव कर रही है, कुड़माली भाषा को संभवतः कुछ दिनों में अनुसूची 8 में सम्मिलित करने जा रही है। तो ये तो प्रभाव दिखा 8.5 लाख वोट का, ये तो प्रभाव दिखा 2 वर्षों के इस आंदोलन का, और उस भीड़ का जो कहते थे कि भीड़ केवल सुनने आ रही, नहीं, बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। कांग्रेस और बीजेपी को सोचना पड़ा
कांग्रेस और बीजेपी को सोचना पड़ा, असम के मुख्यमंत्री को खुला आमंत्रण मुझे देना पड़ा, जबकि मुझे तो इग्नोर करना चाहिए था। मैं तो एक इंडिपेंडेंट लड़का, मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन, हाँ वो चाय पीना चाहता। असम के मुख्यमंत्री अगर मेरा नाम ले रहे हैं, कांग्रेस ने इतिहास बना दिया, पहली बार किसी महतो को प्रदेश की कमान सौंप दिया है, तो प्रभाव तो दिखा, तभी तो ये बदलाव हुए। अच्छा, बीजेपी असम के मुख्यमंत्री की बात हुई, संक्षेप में चाहेंगे कि अब बीजेपी आजसू का गठबंधन है, आजसू को सीटें कम मिल रही हैं, बातें चल रही हैं, अभी सीटों का फैसला बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आप आजसू को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, आजसू का जो राजनीति का जो उदय था, सबसे पहली बात, आजसू जो असल आजसू थी, उस आजसू का कहना था कि हम लोग चुनाव शायद ना लड़ेंगे, वो लेकिन फिर आजसू जो वर्तमान सुप्रीमो है, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया उस राजनीतिक दल में, और फिर वो ग्राउंड से उठकर सामने आए। लेकिन उठने के बाद वो कहते हैं ना कि लोग अपने नेता को अजय दादा, अजय भैया सुनना पसंद करते हैं, उस नाम से संबोधन करना चाहते हैं, लेकिन जो आजसू के सुप्रीमो है वो अजय सर सुनना चाहते हैं। तो बस वही सर और दादा भैया के बीच वो फंस गए और उनसे जनता बिल्कुल कट गई। इस चुनाव में क्या रहेगा? इस चुनाव में भी हमें लगता है कि जो उनका जहां चुनाव जीते हैं, यानी उनके जो 3 विधायक हैं, वहां उन्हें अपने सीट बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। अच्छा, एक और सवाल, आपने बोला कि 8 लड़कों ने चुनाव लड़ा, अलग अलग सिंबल था, लेकिन अभी कुछ उनमें से अलग हो गए हैं। ये भी बातें बताई जा रही हैं कि अब जो जेबी केसेस है वो हमारे पास है और वो अलग है। इस तरीके से जो बातें आ रही हैं सोशल मीडिया में, उन सारे बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर असल में जो झारखंड की भाषा खतियान को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था, वो पार्टी कौन सी है, वो जनता किसे माने? देखिए, वो तो जनता डिसाइड कर चुकी है। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप एक कार्यक्रम कीजिए और दिखाइए उनके जगह में लोग। जो पहला बात, हमें नहीं मालूम था कि भाई उनके इस प्रकार से फ्रॉड करने जाएंगे। वो 1 साल पहले ही पार्टी को आवेदन दे चुके थे, समिति के नाम से, पार्टी नहीं। तो भैया, लोकसभा का चुनाव 2 महीना पहले हुआ। चलिए, अगर हमसे और आपका अगर विवाद भी हुआ है, अगर मनमुटाव भी हुआ है, तो 2 महीना पहले हुआ है। वो अक्टूबर महीने में ही पार्टी मैंने समिति के लिए आवेदन दे चुके थे। यानी ये फ्रॉड करने का, जो पार्टी को हाईजैक करने का और खुद मैंने अपने कब्जे में लेने का जो उनका आइडिया था सर जी का, वो हमको लगता है साल भर पुराना था। लेकिन हम लोग अनभिज्ञ थे इसीलिए, और वो एक ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से आए थे। हालांकि वो जहां जहां उनका हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से वो थे, हमारे दल में आए, चूंकि वेव मेरे नाम का था, और फिर वो चले गए। कोई उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मैंने हमें लगता है 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और 8 लड़के नहीं, एक हमारी बहन भी थी, और थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ, एक बहन थी बेबीलता टुड्डू, और बाकी जो 7 प्रत्याशी थे वो पुरुष थे। एक और सवाल है, आपने अभी भी स्टेज पे कहा, देखिए दिखाना चाहेंगे पैरों में चप्पल नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े शोरूम में आरामदेह जूते लोग पहनते हैं ताकि दिन भर जो भाग दौड़ हो उसमें दर्द ना हो। लेकिन जयराम महतो पूरे झारखंड की बात तो करते हैं, लेकिन जयराम महतो के परिवार को कभी इस बीच भागदौड़ में आपके घर में जो सदस्य हैं कितने दिन मिल पाते हैं? उनको डॉक्टर पास ले जाना, उनकी परेशानी सुनना, घर में लोग चाहता है कि बेटा जब है तो उनके साथ शाम की रोटी हम बैठ के खाएं। देखिए, तो सुन के आपको ताज्जुब होगा, हम पिछले मनसा पूजा में घर गए थे और इस बार फिर डायरेक्ट मनसा पूजा में घर गए। साल भर के बाद हम घर में जाके 1 रात बिताए, और मेरी माँ का इलाज अभी इस राज्य से बाहर चल रहा है, और इलाज भी मेरे 2 दोस्त के मतलब देख रेख में किया जा रहा है। तो बहुत घर की बात कीजिएगा तो मेरा परिवार एकदम मिडिल क्लास से लोअर ही मेरा फैमिली है, लेकिन घर से लगभग काफी दूर हो चुके हैं। राज्य का जो समस्या उसे सुनते सुनते, देखते देखते, लड़ते लड़ते घर से थोड़ा सा हम दूर हो चुके हैं। और फिलहाल मेरी माँ का इलाज चल रहा है, और घर में साल भर के बाद इस बार मनसा पूजा में गया था, लेकिन घर वालों से मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है। अच्छा, एक और बात है, हर सभाओं में सवाल होता है लोग, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो वोटर के रूप में अब आ चुके हैं, लेकिन आप लगातार बात करते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, प्राथमिकता उनको नौकरी में मिलनी चाहिए 100%, तो जो वोटर बन गए हैं उनके लिए क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात, आप भी जानते हैं कि उनके लिए एक श्वेत पत्र रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो श्वेत पत्र का मतलब आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो 2 राज्यों में आइडेंटिटी कोई नहीं रख सकता, ये भारत का कानून है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप झारखंड के मूल निवासी नहीं हो सकते, यदि आप बंगाल के निवासी हैं तो उड़ीसा के निवासी नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य में क्या है कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 राज्यों में वोटर कार्ड है, 2 राज्यों में
वहाँ उनका जमीन है, वहाँ उनका प्रॉपर्टी है। देखिए, प्रॉपर्टी होना भी गुनाह नहीं है, लेकिन दो राज्यों में उनका पहचान है, दो राज्यों में वे मूलवासी कहे जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। अभी विधानसभा चुनाव देखिएगा, यहाँ लगता है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ 15 से 20 हजार लोग गाड़ियों में भर के आएंगे, ट्रेन से, बसों से, वोट देकर फिर चले जाएंगे। तो ये पूरे भारत में कहीं नहीं होता है, केवल झारखंड में होता है। हमें किसी व्यक्ति से, किसी अन्य राज्य से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो खुले मंच पे कहते हैं, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, और हम छोटे भाई हैं। चारों भाई का बंटवारा हो चुका है, सब अपने अपने बंटवारे में जीवन यापन करें, एक दूसरे का सहयोग करें, हम तो यही भाव रखते हैं। लेकिन कोई अगर हमें हड़पेगा, कोई अगर हमारे अधिकार को लूटेगा, तो ये दुर्भाग्य है। अच्छा, भाषा और क्षेत्र एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी आम इंसान की भावनाओं को झकझोर कर रख देता है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप पीएचडी के स्टूडेंट है, भाषा लोगों को जोड़ने का भी बड़ा माध्यम है। देखिए, नो डाउट भाषा से अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है। आज हम लोग भारतवासी होके भी अपनत्व का भाव कहीं कहीं थोड़ा धूमिल हो जाता है, कारण भाषा। तो भाषा एक ऐसा चीज है जो अपनत्व का भाव उत्पन्न करती है। और मैं भी सामान्यतः अपनी जो झारखंड की लोकल भाषा है उसी में मैं अपना भाषण भी रखता हूँ, तो इसके कारण मेरा एक उनसे विशेष लगाव और जुड़ाव भी है। धन्यवाद। अच्छा, और एक अंतिम सवाल यही हम सुनना चाहेंगे कि जयराम महतो झारखंड में कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आने वाले विधानसभा? लगभग 67 से 68 सीटों पर आवेदन मिला है। उन सीटों पे तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है जहां से आवेदन मिला है। उसके अलावा हम लोग अगर प्रत्याशी मिले तो हम लोग 81 तक चढ़ेंगे। 81 तक चढ़ने की संभावना, लेकिन 60 सीट आप बता रहे हैं कि आवेदन मिले। हाँ, 68 सीटों पर आवेदन मिला है। इस बार झारखंड में 24 सालों के बाद जिस तरीके से स्थिति है, इस बार चुनाव का मन मिजाज और मस्तिष्क क्या रहेगा, और आपको क्या लगता है, लगातार आप जिस तरीके से अभी भी बात कर रहे थे कि बाहर से लोग आते हैं लेकिन बांग्लादेश से भी लोग आ जा रहे हैं, अभी जैसा आपने भाषण में कहा, उन शब्दों पर क्या कहेंगे? सरकार के गुप्तचर बता रहे हैं, जो अखबार के माध्यम से पता चल रहा है। देखिए, कोई अगर कहीं जाके बसता है तो वहां के जो रहने वाले मूल लोग हैं उनमें प्रभाव पड़ेगा, उनके अस्तित्व में प्रभाव पड़ेगा, उनकी संस्कृति में प्रभाव पड़ेगा, उनके जीवन शैली में प्रभाव पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि संरक्षण करना। तो यदि किसी प्रभावशाली के आने से अगर हम पे प्रभाव पड़ता है तो उनके प्रभाव को रोकने के लिए एक अवरोध उत्पन्न करना चाहिए, एक भौगोलिक सीमा में एक कानून बनना चाहिए, जैसे नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में है ILP, इनर लाइन परमिट, यानी आपको अनुमति लेकर उन क्षेत्रों में प्रवेश करना पड़ता है। और अनुसूची 6 और अनुसूची 5 के जो राज्य होते हैं वहां भी बहुत विशेष अधिकार है वहां के मूलवासियों के लिए। वहां आपको बिल्कुल उन कानूनों को हिदायत में रखना चाहिए। CNT कानून हमारे यहाँ है कि हमारी जमीनों की खरीद बिक्री नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद खरीद बिक्री हो रही है, उसके बावजूद हमारी जमीनों को लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि संविधान का उल्लंघन वे लोग कर रहे हैं जो हमारे राज्य में अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हमारी जमीनों को खरीद बिक्री कर रहे हैं। उनमें IAS IPL सम्मिलित होते हैं, उनमें नेता मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो इसीलिए जनता अगर 29 साल के लड़के पे इसीलिए विश्वास कर रही है कि वो काफी चोट खा चुकी है। 29 साल आपको उम्र है। आखिरी सवाल, आप पारसनाथ में रहते हैं, पारसनाथ स्टेशन भी पास में है। सुबह जब बंबई मेल आती है, मुंबई मेल, तो एक साथ में कई सारे बैग झोला लिए लोग उतरते हैं, टावर लाइन प्रदेश जाने वाले युवा। तो उस युवाओं के दर्द को अगर आप बयान करेंगे चंद शब्द में तो क्या बताएं? देखिए, दो पीड़ा को मैंने समझना, सीखने का प्रयास किया है। क्योंकि एक पीड़ा है प्रसव की, क्योंकि प्रसव का सामना किसी कोई पुरुष नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रसव की पीड़ा का सामना एक नारी करती है, लेकिन वो प्रसव की पीड़ा कुछ घंटों के बाद समाप्त हो जाती है, वो प्राकृतिक होती है। लेकिन मुझे लगता है झारखंड राज्य में और एक पीड़ा है, वो पीड़ा प्रसव की ना होके प्रवास की पीड़ा है। और ये प्रवास की जो पीड़ा है ये कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है। और प्रसव की पीड़ा से ज्यादा दुख देने का कार्य आज ये प्रवास की पीड़ा कर रही है। कैसे कर रही है कि वो युवा जिसका 6 महीना विवाह का हुआ है, उसकी नई विवाहित पत्नी घर पे है और वो काम करने विदेश प्रदेश चला गया। उसकी बूढ़ी माँ राह ताक रही है कि त्योहार में वो घर वापसी करेगा। उसके पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन वह मरने के उपरांत उनके 10 कर्म तक भी नहीं आ पाता है, उसे मुखाग्नि देने तक के लिए नहीं आ पाता है। तब आपको अनुभव करना पड़ता है कि प्रवास की पीड़ा भी प्रसव की पीड़ा से कम नहीं है। तो मैं प्रसव और प्रवास की पीड़ा को आंक रहा हूं
कि प्रवास की पीड़ा झारखंडियों के लिए, झारखंडियों की तकदीर में फिलहाल है ये प्रवास की पीड़ा। और वही जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो ट्रेन से उतरते हैं वो प्रवासी मजदूर होते हैं, और वो प्रवास की पीड़ा किसी प्रसव की पीड़ा से कम प्रतीत नहीं होती है। और ये दुख उस समय दुगना हो जाता है जब प्रत्येक 15 दिनों में, आप राज्य के किसी सम्मानित अखबार को उठाकर देख लें, प्रत्येक 15 दिनों में गिरिडीह जिला के, हजारीबाग जिला के, बोकारो जिला के कोई ना कोई प्रवासी मजदूर की डेड बॉडी घर वापस आती है। वो माहौल और मातम में बदल जाता है कि हमारा गुनाह आखिर क्या है। 40% खनिज देने वाला राज्य, इसी राज्य में अखबार छापती है कि एक नेता 12,000 करोड़ की संपत्ति लेकर बैठा है। इसी राज्य में एक अखबार छापती है कि एक विधायक एक दिन में 1 करोड़ का कोयला कमाता है। और उसी राज्य में अगर प्रत्येक 15 दिन में एक डेड बॉडी, एक व्यक्ति मर के, एक युवा जान दे के घर आता है बस चंद रुपए कमाने के लिए, वो प्रदेश गया है, विदेश गया है, तो सवाल तो खड़ा होता है। इसी राज्य में एक नेता जिसका 60 से 62 कंपनियों में सीधा शेयर है। इसी राज्य में एक नेता ऐसा है जिसका 10,000 करोड़, जिसका 15,000 करोड़ संपत्ति है। इसी राज्य में एक ऐसा नेता है जिसका 25 से 30 माफ कीजिएगा कॉलेजों में सीधा उसका शेयर है। और उसी राज्य के युवा जब 15 दिनों में मृत होकर वापस आते हैं तो एक बार पलट के सवाल बनता है कि किसके लिए राज्य बना था? 81 विधायक बनाने के लिए, जिनके पास आज 81,000 से कई ज्यादा गुना करोड़ की संपत्ति बना ली है। आज आप अगर सर्वे करें, स्टिंग ऑपरेशन करें, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको चुनाव के बाद 6 महीना समय दूंगा और मैं आपको बताने का काम करूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये 5 किलोमीटर का खेत ये किस विधायक का है, ये जो 10 किलोमीटर के एरिया देख रहे हैं ये किस सांसद का है। तो क्या ये इसी प्रकार लूटते रहेंगे? जिस राज्य में प्रवास की पीड़ा है उसी राज्य में एक विधायक के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति है। उसी राज्य में एक सांसद के पास 700 हाईवा, 700 डंपर है। उसी राज्य में एक विधायक एक कोलियरी से एक दिन में 1 करोड़ के कोयले की निकासी करके बेचता है। ये मेरे राज्य का दोहरा चरित्र है, ये मेरे राज्य की दोहरी तस्वीर है कि एक रोज प्रवासी मजदूर 15 दिनों में मौत के मुंह में समाकर राज्य वापस आते हैं और एक दिन में एक आदमी 1 करोड़ रुपया कमा जाता है। ये मेरे राज्य की कड़वी सच्चाई है। अंतिम एक सवाल, उसके बाद हम छोड़ देंगे, आपका भी बहुत वक्त हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार जो है वो मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इन दोनों यात्राओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ने राज्य को ठगने का काम किया है और इस बार राज्य की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी और हम लोग इस बार राज्य की जनता के विश्वास में खरा उतरेंगे। इस बात का प्रमाण है। जोहार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है सारे मुद्दों पर और झारखंड के सारे बातों को लेकर जो वो बातें अलग अलग मंचों से उठाते रहते हैं। जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से भीड़ को वोट में बदला जाए, इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। झारखंड की आत्मा की आवाज वो लड़ रहे हैं और 24 सालों में झारखंड कहां पहुंचा, ये सवाल अपने आप से पूछने की लड़ाई है। और आखिर खनिज संपदाओं से भरपूर इस राज्य में किस तरीके से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में भी जनता के बीच जाएंगे और सभी विधानसभा पर उनकी नजर है और ये चुनाव कई मायनों में अहम रहेगा और इन चुनाव के मायने जनता तय करेगी। बहरहाल अब ये देखने वाला वक्त है कि वक्त के गर्द में क्या छुपा है, लेकिन जयराम महतो अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका गठबंधन किसी से नहीं है, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो। उनकी लड़ाई जनता के लिए है और वो इस लड़ाई को अकेले ही आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने सहयोगी राहुल और केशव तिवारी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।